नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने सुशासन की नई परिभाषा गढ़ने का दावा किया है। नीतियों की बाढ़ आई है। हर कैबिनेट बैठक में एक के बाद एक नीतियों को मंजूरी दी जा रही है। बीते दिनों कैबिनेट ने 17 नई नीतियों पर मुहर लगाई। औद्योगिक निवेश से लेकर स्टार्टअप्स, एविएशन से लेकर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल तक हर क्षेत्र के लिए नीति बनाई गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या नीतियों से ही विकास होगा? क्या ये सिर्फ कागजी वादे हैं या जमीन पर बदलाव भी दिखेगा? देखिए इस रिपोर्ट में। डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व और नीतियों के प्रदेश मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि प्रदेश नीतियों का प्रदेश बनता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने पिछले कुछ दिनों में नीतियों की बाढ़ लगा दी है। एक के बाद एक कैबिनेट बैठक में नीतियों को मंजूरी दी जा रही है। नीतियां तो बहुत हैं, इरादे भी नेक होने के दावे हैं, लेकिन असर कितना है? दावा है कि प्रदेश सरकार द्वारा अनेक उद्योग मित्र नीतियां बनाकर उनका क्रियान्वयन प्रारंभ किया गया है। इन नीतियों से औद्योगिक क्षेत्र की हर समस्याओं का समाधान होगा, औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। कैबिनेट में मंजूर नीतियां: स्टार्टअप नीति, नए उद्यमियों को बढ़ावा; एमएसएमई नीति, छोटे उद्योगों के लिए रियायतें; औद्योगिक भूमि आवंटन नीति, निवेशकों को आसान रास्ता; इलेक्ट्रिक वाहन नीति, ईवी सिटी बनाने की तैयारी; एकीकृत टाउनशिप नीति, शहरों के बाहर नई टाउनशिप; सिविल एविएशन नीति, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा; बायोफ्यूल नीति, हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन। हमारी जो एमएसएमई की नई पॉलिसी आई, आप कल्पना कर लो 52% तक हम सब प्रकार की अनुकूलता की उसमें सब्सिडी देने वाले हैं। और गुंजाइश कैसी ले रहे हैं? 10 करोड़ से लेकर ऊपर का निवेश हमारे खास करके ऐसे जिले जो पिछड़े हैं, लेकिन हमने उसको चलती पॉलिसी में कैबिनेट के अंदर संशोधन करा दिया कि ये 10 करोड़ भी ज्यादा है, लेकिन आप 2.5 करोड़ से ऊपर का कोई भी इन्वेस्टमेंट करेगा उसको भी लाभ दोगे, उसकी फैक्ट्री का भी महत्व है। अर्थात छोटी से छोटी जो निवेशक अपने साथ जुड़ रहा है उसके हितों का ध्यान रखते हुए अब कुछ प्रैक्टिकल बात भी है। जैसे उदाहरण के लिए अगर अपने पास मालवा के आसपास में तो 10-5 करोड़ बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर कोई अलीराजपुर में इंडस्ट्री डालेगा तो अगर वो 2.5-3 करोड़ की भी डालता है, हमारे लिए वो भी बड़ी बात है। इसलिए सब सेक्टर का ध्यान देना, बड़े से बड़े आदमी का भी ध्यान रखना और छोटे से छोटे का ध्यान रखना। आज छोटा है कल बड़ा बनेगा, इसकी तो आवश्यकता है। सरकार कह रही है कि निवेश को नया आसमान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश का हर क्षेत्र चमकेगा। लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या ये नीतियां सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्या पिछले नीतिगत वादे पूरे हुए? क्या इन नीतियों से प्रदेश के आर्थिक हालात सुधरेंगे? कांग्रेस कह रही है सरकार घोषणाएं कर रही है, लेकिन जमीन पर क्रियान्वयन की रफ्तार धीमी है। पहले की योजनाओं का लेखा जोखा कहां है? जनहित में नीतियां बनाना ये कैबिनेट का और सरकार का काम है। अनेकों बार पिछले 20 साल से ये लगातार नीतियां बना रहे हैं, उसमें परिवर्तन कर रहे हैं, लेकिन जब क्रियान्वयन का सवाल आता है तो इनकी जो मिशनरी है, इनका पूरा जो शासकीय ढांचा है उसको क्रियान्वित करने में असफल हो जाता है। और उसका बुनियादी कारण है करप्शन। इतना करप्शन है इस सरकार में कि जब तक ये घुन लगी हुई है तब तक किसी भी नीति का इम्प्लीमेंटेशन बहुत कठिन बात है। मध्य प्रदेश नीतियों का प्रदेश बन रहा है, लेकिन असर का विश्लेषण जरूरी है। कहा यह जा रहा है कि नीतियों से विकास की नई इबारत लिखी जाएगी, लेकिन विपक्ष के भी सवाल है कि क्या ये सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएंगी? क्या सरकार अपनी योजनाओं को सही अमल दे पाएगी? क्या जनता को इन नीतियों का असली लाभ मिलेगा? नीति, नियत और नियति, क्या सरकार पास करेगी अग्नि परीक्षा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज।
नीति, नियत और नियति, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा है और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता मंजरी जैन जी जुड़ी हैं। मंजरी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन केसलीवाल जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। आनंद जैन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मंजरी जी, नीतियां लगातार बनती हैं, हर कैबिनेट की बैठक के बाद इसकी जानकारी भी दी जाती है, लेकिन विपक्ष ने भी एक बड़ा सवाल उठाया है कि आप हर बार नीतियों की घोषणा तो करते हैं, लेकिन धरातल पर उस पर कितना अमल होता है और कैसे माना जाए कि इस बार की भी जो घोषणा है नीतियों को लेकर वो पूरी होंगी? क्या पिछले वादे, पिछली घोषणाएं पूरी हुई हैं? जी, वो किया जाता है क्योंकि हमारी नियत और नीति दोनों स्पष्ट हैं। स्पष्ट रोड मैप और विकास की योजनाएं हैं, उद्देश्यपूर्ण नीतियां हैं जो दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करती हैं। बुनियादी ढांचे, डिजिटल क्रांति, कृषि सुधार और औद्योगिक निवेश जैसी योजनाएं धरातल पर दिख रही हैं। पिछली अगर हम योजनाओं की बात करते हैं तो पीएम आवास, उज्ज्वला योजना, नल जल योजना, ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो आज धरातल पर दिखती हैं, जिनका लोग लाभ ले रहे हैं। अच्छा, उसका प्रमाण कैसे होगा? क्योंकि कांग्रेस को तो आदत है कि उनको नकारात्मक राजनीति करना है, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करना है, कभी सकारात्मक राजनीति करने की कोशिश भी नहीं की। अगर की होती तो आज हालात कुछ और होते। तो उसका प्रमाण यह है कि अगर हमने जो कहा है वो करके दिखाया है, इसलिए जनता का आशीर्वाद भी हमको बार बार मिलता है। ये कांग्रेस ने किया कि जो कहा वो कभी करा नहीं, क्योंकि इनकी नियत ठीक नहीं थी, नियत साफ नहीं थी, स्पष्ट नीति नहीं थी। लेकिन यहाँ स्पष्ट रोड मैप के साथ, स्पष्ट नीति के साथ, पारदर्शिता के साथ आज जितनी भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो धरातल पर भी आती है और इसलिए जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर बढ़ता जा रहा है। और ये कांग्रेस ने जो किया उसका खामियाजा भी आज कांग्रेस भुगत रही है कि क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बची है कांग्रेस। आज खुद के बल पर चल भी नहीं पा रही है, वैशाखियों की जरूरत पड़ती है। तो ये इनको आत्म अवलोकन करने की जरूरत है, ना कि हमारे ऊपर उंगली उठाने की। हमारे तो प्रमाण जनता देती है। आज लोकतंत्र में सबसे बड़ा प्रमाण, रिजल्ट यदि हमें कोई देता है तो जनता। लोकतंत्र के मंदिर में भगवान जनता ही होती है। तो उनका आशीर्वाद यदि हमें मिल रहा है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमने जो कहा है हम उस सही रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए हमको उसका जो है परिणाम भी सकारात्मक आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन आनंद जैन जी, विपक्ष इस परिणाम को क्यों सकारात्मक तौर पर नहीं ले रहा? क्या आप मानते हैं कि सरकार ने नीतियां तो बनाई है लेकिन निर्धारण उतना नहीं हो पाया, या संदेह है घोषणाओं पर? नमस्कार आप सभी को। जी नमस्कार। अभी वर्तमान में 3 दिन पहले उनकी एक नीति आई जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ावा देंगे और इस पे इन्होंने सब्सिडी खत्म कर दी। जी, फिर इनकी नीति कहाँ कारगर हुई? जी, मतलब आपने पॉलिसी बनाई और उस पर सब्सिडी हटा ली जी, तो आम आदमी को कहाँ फायदा मिला? जी, तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक एविएशन की बात। बाकी दूसरी उद्योग नीति तो आपके पिछले साल से चल रही है जी। कई बार आपने इन्वेस्टर मीट रखी, क्या रहा? जीरो। जी, पॉलिसी की बात करें तो आज फिर 6 जी। अमित जी, आनंद जी की आवाज फिर अगर जब सब ठीक ठाक जी जी आनंद जी, भाई अगर सभी ठीक ठाक है, पॉलिसीज तो फिर ये क्यों? जी, और इतनी इन्वेस्टर मीट करने की क्या सब बहुत अच्छा है, सुविधा अच्छी आप दे रहे हैं, लोगों को आपका चाहिए, आप लोगों के पैसे जा रहे हैं, इसका मतलब आपकी फेल्यूर है। ठीक है। और 20 साल से आपकी सरकार है, मतलब 20 साल करना चाहिए पड़ रही है। इसका मतलब है कि ना और तरीका तो ही फेल है। जी, ठीक है। आनंद जी की आवाज हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पाई, लेकिन एक लबोलुआब जो उनकी बात का ये समझ में आया कि 20 साल से आपकी सरकार है, कितनी नीतियां धरातल पर हुई। इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर के भी उन्होंने अपनी बात रखी कि आप एक तरफ नीतियां तो बनाते हैं, उसके बाद कुछ चीजों को पुल आउट भी कर लेते हैं, तो नीतियां कहां कारगर हैं? इसका जवाब मैं जरूर लूंगा सत्ता पक्ष से, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार प्रहलाद शर्मा जी का अब हम रुख करेंगे। प्रहलाद जी,
लगातार नीतियां बनती हैं और धरातल पर उतरी हैं, ऐसा दावा भी किया जाता है। लेकिन आप इतने सालों से इस पूरी नीतियों को देखते आ रहे हैं, हर बार कैबिनेट की बैठकें होती है जिसके बाद औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाती है, लेकिन जमीन पर कितना इन नीतियों का क्रियान्वयन आप देखते हैं? क्या 100% नीतियां जो सरकार दावा कर रही है आंकड़ों में वो जमीन पर काम कर रही हैं, या फिर ध्यान देने की अब भी आवश्यकता बनी हुई है? प्रहलाद जी। क्या है जी, हमेशा सरकार जो है जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए और कैसे विकास को और ज्यादा विस्तार दिया जा सकता है इस दृष्टि को रखते हुए नीतियां बनाती है जी। कांग्रेस शासनकाल में भी नीतियां बनी। शिवराज सिंह जी ने ग्राम न्यायालय, ग्राम सरकार जैसी कई योजनाएं लेकर के आए, उसको लागू की। अगर वो धरातल से व्यवस्थित रूप से साकार होती है या उसके क्या प्लस माइनस आते हैं, ये शुरुआत में देखे जाते हैं, तो लगता है कि ये कहीं इससे जनता को बेनिफिट नहीं मिल पाएगा तो उसको शिथिल कर दिया जाता है। बहुत सी योजनाएं लाई जाती है, सरकार का काम नहीं होता। अगर उसकी रिपोर्ट अच्छी है, विकास की पक्षधर है, जनता की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नीति बनाती है, तो मैं ये नहीं कहता कि 100% सारी योजनाएं धरातल पे चरितार्थ हो पाएगी या वो के लिए फायदेमंद साबित होगी। किसी किसी के प्लस माइनस देखने के बाद में कुछ को शिथिल कर दिया जाता है, लेकिन इसका आशय नहीं कि सरकार नीतियां न बनाए। बहुत सी नीतियां बनाए। आज जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में इसी कैबिनेट में कहा कि साहब 10 करोड़ के व्यापार वालों को अभी तक ध्यान में रखा जाता था, सारी सुविधा फैसिलिटियां उनको दी जाती थी, बड़े शहरों को दृष्टिगत रखा जाता था। अब अगर हम छोटे शहरों को ध्यान में रख करके, छोटे जिलों को ध्यान में रख करके, छोटी इकाइयों को ध्यान में रख करके उनको सब्सिडी सुविधाएं देंगे, 2.5 करोड़ वालों को भी हम एक बड़ा उद्योगपति देंगे, तो निश्चित ही वो प्रोत्साहित होंगे। तो सरकार समय काल परिस्थिति के अनुसार नीतियों में परिवर्तन भी करती है और आवश्यकता के अनुसार नीतियां बनाती है। तो नीतियां बनी है, बहुत सी नीतियां कारगर साबित हुई है। तभी तो 20 साल से भाजपा सरकार में राज्य सरकार भी अगर जनता स्वीकार नहीं कर पाती, जनता के तक उनकी बातें नहीं पहुंच पाती, तो शायद मैं समझता हूँ कि एक स्थिति नहीं होती। हाँ, ये सत्य है कि सारी योजनाएं जितनी बनाई जाती है वो धरातल से पूरी तरीके से चरितार्थ नहीं हो पाती है। सरकार क्या कुछ राजनीतिक लाभों को रखते हुए जी सर, कुछ ऐसी होती है जी बिल्कुल। मंजरी जी, कहीं ना कहीं प्रहलाद जी की बात से संतोष भी होगा कि लगभग सभी नीतियां कारगर हों, ऐसा भी जरूरी नहीं, लेकिन हाँ, बहुत सारी नीतियों का परिणाम मिला है तभी जनता ने स्वीकारा है। लेकिन जहां तक विपक्ष की बात है, एक बड़ा सवाल भी उठाया गया है कि आप कभी नीतियों को बनाते हैं, उसके बाद जब लागू करते हैं तो कुछ चीजों को उनसे बाहर भी ले लेते हैं, तो क्या यहां पर किसी तरह का विरोधाभास है? दूसरा सवाल आपसे यह है मैम, अभी भविष्य में हम आने वाले 24-25 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट भोपाल में इतनी बड़ी आयोजित करने जा रहे हैं, उद्योगों को लेकर नीतियों पर कितना फोकस सरकार कर रही है अब? देखिए, सबसे पहली बात कि आप मध्य प्रदेश जो है धीरे धीरे ग्रो करके विकसित मध्य प्रदेश बना और अब स्वर्णिम मध्य प्रदेश की तरफ है, और उसमें जो सबसे अहम भूमिका होगी कि हमारा मध्य प्रदेश जो है वो औद्योगिक दृष्टि से औद्योगिक हब बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी की ये मंशा है कि यहाँ के युवाओं को यहाँ रोजगार मिले, न सिर्फ रोजगार मिले, औरों को भी वो रोजगार देने लायक हो, सिर्फ नौकरी मांगने वाले हाथ ना बने, नौकरी देने वाले हाथ भी बने। तो हम देखिए, हमारी जो भारत की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी व्यवस्था थी कि छोटे छोटे हमारे यहाँ कुटीर उद्योग, लघु उद्योग ये सब हुआ करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम औद्योगिक या कहना चाहिए पश्चिमी या आधुनिकता की तरफ बढ़े तो हमने सोचा कि गांव में कुछ नहीं, शहर की तरफ लोग भागे। लेकिन अब ये समझ में आया कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि प्रधान थी, छोटे छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों में बसती थी। उसी की तरफ जो आत्मनिर्भर भारत कॉन्सेप्ट आया, जो हम एमएसएमई के माध्यम से कहते हैं कि माइक्रो इंडस्ट्रीज का जो अब सरकार ध्यान दे रही है और उसके ऊपर बड़ी सब्सिडी भी दी जा रही है, तो ये एक बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा आने वाले समय में मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की जनता के लिए। अभी तक जितने भी स्कीम्स आई हैं, जितने भी काम आए हैं, मैं समझती हूँ कि उसके ठोस
परिणाम हमको सामने देखने को मिल रहा है और इसीलिए जनता जो है हम पर भरोसा करती है। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश एक औद्योगिक हब के रूप में बनेगा, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है कि अभी हम 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं विश्व की और तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की तरफ हम बढ़ चले, तो इसमें बहुत बड़ी भूमिका मध्य प्रदेश की भी होगी, जो देश की तीसरी अर्थव्यवस्था में हमारा सहयोग होगा। तो इन सबको जो मोदी जी का संकल्प है, डॉक्टर मोहन यादव जी उसको मिशन के मोड पर लेकर काम कर रहे हैं और जनता इससे खुश है, जनता संतुष्ट है। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि जैसा है वैसा 100% हो सकता है। हम भी हमारे घर में कोई काम करते हैं तो हमें उसमें बदलाव करना होता है। हम सोचते हैं कुछ प्लानिंग करते हैं तो 5-10% उसमें प्लानिंग में यदि बदलाव होता है तो इससे ये मतलब नहीं होता कि हमने उसमें ऐसा कर दिया तो ये गड़बड़ हो गया या गलत हो गया। हम अच्छा करने के लिए करते हैं, जन भावनाओं के लिए, जनहित को देखकर यदि कहीं बदलाव भी करना होता है तो वो भी करते हैं। जनता के सुझाव आते हैं, उनको भी स्वीकार करते हैं और उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये सब हमारी जो टैग लाइन है जो शुरू से चली आ रही है उसको लेकर हम काम करते हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर जन कल्याण की भावना जुड़ी हुई है। अगर मध्य प्रदेश को हम औद्योगिक इकाई बनाने की जब बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा बनाया है, वातावरण वैसा दिया, तब तो निवेशक हमारे यहाँ आ रहे हैं। और पहले जो निवेशक आए उसमें से कई करोड़, लगभग 1,52 करोड़ का निवेश पहले भी आया, पूर्व जब शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे उस समय। और अब जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव औद्योगिकरण की तरफ बढ़े हैं तो देखना आने वाले समय में बहुत अच्छे परिणाम, क्योंकि मंशा साफ है ना, नियत साफ है, हमारी नियत और नियति सब साफ है। इसमें कहीं कोई संशय वाली बात है ही नहीं, क्योंकि हम जब राजनीति में आते हैं तो जन कल्याण की भावना को लेकर आते हैं, देश को आगे बढ़ाने, राष्ट्र भावना को लेकर आते हैं और उसी भावना के साथ एक एक कार्यकर्ता काम करता, कोई नेता बनकर काम नहीं करता, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव जी हो, वो सब अपने आप को जन सेवक के रूप में जनता को समर्पित होकर, और इसी वजह से सरकार काम कर रही है, कह रही है बीजेपी। लेकिन आनंद जैन केसरीवाल जी, स्टार्टअप्स और एमएसएमईज को लेकर आप क्या देखते हैं? क्या सरकार ने वाकई इतनी प्रभावशाली नीतियां बनाई हैं कि इनको अब फायदा मध्य प्रदेश में मिल रहा है? और आगामी समय में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है, क्या देखते हैं, क्या विजन होना चाहिए और किस तरह की उम्मीदें हैं? अगर पॉलिसी सही होती जी तो बेरोजगारी दर इतनी क्यों? जी, इतना कर्जा देना पड़ता प्रदेश सरकार को। जी आनंद जी, आपकी आवाज में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आनंद जैन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से? चलिए इनसे हम जुड़ने की कोशिश करते हैं। प्रहलाद शर्मा जी, बेरोजगारी को लेकर विपक्ष फिर से अपनी बात कह रहा है कि अगर आपकी नीतियां होती, लगातार उद्यम स्थापित होते मध्य प्रदेश में, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलता, तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो इतना स्ट्राइक नहीं करता। क्या सहमति रखी जा सकती है इस बात से? देखिए, रोजगार उपलब्ध हो इसीलिए प्रयास किए हैं। ये जो औद्योगिक समितियां आयोजित की जा रही है जी, आज संभाग स्तर पे समितियां आयोजित की गई, सभी संभागों में उन्होंने इन्वेस्टर समिट की है। फिर आज भोपाल राजधानी में करी जा रही है। 33,000 लगभग निवेशकों के प्रस्ताव आए हैं, 40 देशों की पति यहाँ आ रहे हैं। ये उसी लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जो है हमारे यहाँ के युवा को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध हो सके, मध्य प्रदेश में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो सके। इसी का प्रयास सरकार कर रही है। ये सरकार का मूल कार्य है, सरकार किस तरह से लोगों को रोजगार के अवसर दे सकती है, करा सकती है। तो शासकीय सेवा में स्थान दे पाना संभव नहीं है। ये अच्छी चीज है कि आज सरकार जो है लोगों को रोजगार देने वाला बनाने का प्रयास कर रही है। छोटे छोटे उद्योगों को जो है जिला स्तर पे रोजगार मेले आयोजित हो रहे हैं। ऐसा पहले नहीं हुआ था कि जिला स्तर पर कोई रोजगार मेले आयोजित हो और वहां छोटे उद्यमियों को आगे रह के प्रशासनिक अधिकारी प्रोत्साहित करें। पहले एक समय हमने ये देखा था कि उसमें जो है 5-5, 10-10 हजार रुपए के ऋण लेने के लिए छोटे छोटे दिग्विजय सिंह शासन काल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 5,000 रुपए के ऋण की योजना चालू की गई, जिसमें जो है लोगों को रुंदा वगैरह और जो नाई वगैरह को अपने सेफ्टी लेती है सामान खरीदने के लिए। और मैं उसका साक्षी हूँ कि समय ये लोग किस तरीके से जिला उद्योग केंद्र के और बैंकों के चक्कर लगाते थे। आज स्थिति, आज अधिकारी जो है उनसे संपर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परिवर्तन तो आया। और जहां तक रहा सवाल
तो राज परिवहन निगम बंद हो गई थी, वो राज परिवहन निगम को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है जी। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री साथ छोटे गाँवों के साथ परिवहन सेवाएं प्रारंभ की जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक बसें चालू की जा रही है जी सर। तो चीजें पहले कार्यकाल में राज परिवहन निगम चालू था, बंद कर दिया गया, आज चालू होने की व्यवस्था है जी। ऐसे कई चीजें हर स्तर के ऊपर मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था की जा रही है पूरे मध्य प्रदेश। 3 मेडिकल कॉलेज थे, आज तो प्रयास कर रही है लगातार, रोजगार के सृजन हो रहे हैं जी। रोजगार हो चाहे अन्य क्षेत्र में जो अभूतपूर्व कार्य, कहाँ 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज हम जो है 57 लाख हेक्टेयर की सुविधा पे पहुंच गए जी। तो आज लगातार कृषि कर्मण अवार्ड भी अगर मध्य प्रदेश सरकार को उसमें रकबा लगातार बढ़ने, किसानों को निरंतर मिलना, पहले ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्रों में प्रॉपर मिल पाती थी, आज जब 24 घंटे बिजली मिल रही है तो उसको सिंचाई के लिए पर्याप्त, इन कारणों से मध्य प्रदेश में विकास की गई है, बता नहीं सकते क्योंकि आप और हमने सब छापा है, हमने दिखाया है लाइव थी, किसान की क्या होती थी, ये सब चीजों को आज 37-38 वर्षों से पत्रकारिता करते हुए चीजों को छापा देता है। तो जो परिवर्तन आया है उसको स्वीकारना तो पड़ेगा, बिल्कुल, चाहे कुछ भी। निश्चित तौर पर परिवर्तन आया भी है और यही सरकार का दावा भी है। मंजरी जी, जैसे कि हम जिक्र कर ही रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, इतने बड़े स्तर पर इस वैश्विक आयोजन को भोपाल में किया जा रहा है, जापान जैसा विकसित देश हमारा कंट्री पार्टनर है, क्या अब सरकार विजन लेकर चल रही है कि जब ये समिट संपन्न हो जाएगी तो किस तरह की जो नीतियां पहले से बनाई गई हैं, कुछ संशोधन और उसमें हो सकते हैं, क्या विजन सरकार का इसके बाद रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो अमित जी अपन को ये सोचना पड़ेगी जी कि कितना बड़ा फर्क आया है। जहां मध्य प्रदेश में लोग आने से डरते थे जी। हम खुद अगर 50 किलोमीटर भी जाने का सोचते थे तो सोचते थे ट्रेन हो तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं ये समझती हूँ कि आज यदि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और जापान जैसे देश हमारे साथ इन्वेस्टर्स मीट कर रहे हैं और हमारे साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलता है। और ये प्रमाणित भी करता है कि हमने जमीन पर काम करके दिखाया है। उन सपनों को जो हमने देखा था, जो सपनों की उड़ान भरी थी, उनको हमने पूरा करके दिखाया है। हमने सिर्फ सपने नहीं दिखाए, हमने यदि अगर हम आवास की बात करते तो पीएम आवास जो आम आदमी का सपना था, वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि उसके सर पर कभी पक्की छत हो सकती है, शौचालय हो सकता है, सर्व सुविधा युक्त घर हो सकता है, जहाँ बिजली गैस कनेक्शन से लेके सब सरकार मुहैया करा रही हो। ये सपना दिखाने का काम नहीं किया हमने, उसको हकीकत में बदलने का काम किया। कांग्रेस तो कहती रही गरीबी हटाएंगे, मगर हटा नहीं पाए। आप से सोचिए, सबसे लंबे शासनकाल में जैसे कि अभी प्रहलाद जी कह रहे थे कि हम सिर्फ 7.5 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर पाए थे और पिछले 20 सालों में हमने 50 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित कर दी। तो ये बहुत बड़ा अंतर दिखता है कि हमने किस तरह से मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश कैसे बनाया है, योजनाबद्ध तरीके से काम करके बनाया है। चाहे स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया, ये हंसते थे कि डिजिटल कैसे पेमेंट कैसे होगा, सब्जी वाला कैसे करेगा, ठेले वाला कैसे करेगा। अब आप बताइए, जिस बात पर ये हंसते थे, आज वो बात पूरी हुई कि नहीं हुई? वो करके दिखाया ना। जनधन खाते खोले गए, उस पर इन्होंने हंसी उड़ाई और उस पर उंगलियां उठाई कि इसमें पैसा कौन डालेगा। लेकिन जी मैम, आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जंग हमने छेड़ी थी, उसको पूरा करके दिखाया। इनके प्रधानमंत्री कहा करते थे कि हम 1 रुपया भेजते 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन ये भाई साहब, मध्य प्रदेश में और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो 1 रुपया भेजते तो 1 रुपया हितग्राही तक पहुंचता है। वो जनधन खातों के माध्यम से पहुंचता है, डीबीटी के माध्यम से पहुंचता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो बदलाव हम देखने को मिल रहा है। मतलब एक कहते हैं ना, पहले हम बैलगाड़ी पे चल रहे थे और अब जो है बुलेट ट्रेन की रफ्तार से ये जो विकास देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक योजनाबद्ध तरीके से काम करने का तरीका, हमारी नीयत साफ होने का तरीका, पारदर्शिता होना और जन कल्याण की भावना होना। और मैं समझती हूँ कि जो हमारी सोच पक्की है, लक्ष्य पक्का है, हमने उसको साध कर काम किया है, इसलिए आज परिणाम सामने दिखते हैं। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ये कह पाती है कि हमने जो कहा था वो करके दिखाया है। और देखिए, फिर बार मैं वही बात दोहराऊंगी कि उसका प्रमाण जनता देती है। तो जनता ने पास किया, फेल किया, ये प्रमाण है।
कांग्रेस बता दे कि आपने क्या किया। कृषि प्रमाण अवार्ड ले लेकर आ गए। हमने किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, तो आज किसानों की आय दुगनी है। इस मध्य प्रदेश के अंदर 5000 मेगावाट बिजली उत्पादन होता था, आज 29,000 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहे हैं। हमने कहा था कि हम किसान को 0%, कहाँ 18 और 22% पर जो है कर्ज दिया करता था किसान, आज 0% पे दे रहे हैं। आज हम उनको फसल बीमा का लाभ दे रहे हैं। तो हर तरीके से हमने किसान की और आम आदमी की जिंदगी बदलने का काम किया है। कुछ तो बेहतर हुआ है प्रदेश में इतने सालों में, कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले नीतियों के। हुआ है ना बेहतर जी। प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ा है जी, प्रति व्यक्ति बिल्कुल कर्जा बढ़ा है। और सर आपको आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज हमें मिल रही है आनंद जैन जी, आपकी बात रखें। जी जी, तो प्रति व्यक्ति कर्जा बढ़ा है जी। पहले यूनिट बिजली की यूनिट 2 रुपए मिलती थी, आज भी 10 रुपए मिल रही है। पहले दूध 50 रुपए लीटर मिलता था, 70 रुपए लीटर मिल रहा है। पहले पेट्रोल 60 रुपए था, अब 100 रुपए लीटर मिल रहा है। पहले जीएसटी 18% नहीं थी, आज हर आइटम पे जीएसटी 18% है। उज्ज्वला योजना के आधे से ज्यादा जनधन खाते जो खोले गए वो बंद हो गए हैं। तो विकास तो कितना बढ़िया किया है बीजेपी ने। इससे बढ़िया विकास की परिभाषा क्या हो सकती है कि जो 50 रुपए 75 रुपए तेल मिलता था मूंगफली का या कोई भी दूसरा, आज 150 रुपए का तेल की कीमत है। आनंद जी, पहले 12-13 हजार रुपए अधिकारियों को तनख्वाह मिलती थी, आज 1.5 लाख रुपए मिल रही है। आपकी मैडम आप बीच में मत बोलिए, ठीक है, मैं आऊंगा मंत्री जी आपके पास फिर आऊंगा। आनंद जी आपकी बात पूरी करें। जी जी जी, है ना। तो अगर आपने इतना डेवलपमेंट किया होता तो ना कर्जा बढ़ता, ना महंगाई बढ़ती, ना पेट्रोल बढ़ता, ना डीजल बढ़ता, ना गैस की प्राइसेस बढ़ती, आम आदमी की कमर टूटती। आप आवास योजना की बात करती हैं, आप 2.5 लाख रुपए सब्सिडी आपने इंट्रोड्यूस की थी मोदी जी ने, वो आज 2.5 लाख की सब्सिडी लिए 2 साल उनको वापस लिए हो गए। तो आम आदमी को आपने बोला 25 लाख का घर बनाओ, 2.5 लाख रुपए हम सब्सिडी देंगे, वो सब्सिडी आज डिसकंटिन्यू हुए। मंत्री जी आप जाके देखिए जरा स्थिति, तो आपने डेवलपमेंट तो कितना बढ़िया किया है कि आम आदमी को कर्जे 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो आपने जीवन स्तर उठाया है कि गिराया है? इससे आप अपना आकलन कर लीजिए। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, कितने सारे इंडिया मोदी जी ने बनाए। और उसके बाद स्थिति क्या है देश के? आम आदमी की कमर टूटी हुई है महंगाई से, आम आदमी पे कर्जा बढ़ रहा है, आम आदमी की इनकम कोई है, डॉलर कहां से कहां पहुंच गया है, पेट्रोल कहां से कहां पहुंच गया है। कितना बड़ा डेवलपमेंट किया आपने। मुझे तो आपको आपकी पीठ थपथपानी चाहिए कि जनता को कर्ज के तले दबाकर आप अपनी पीठ थपथपा रही है और कर्जा को, जनता को कर्जे में दबाकर उनका गला दबा रही है। और हर जगह जीएसटी का जो मार आम आदमी पे पड़ रही है, उनका कलेक्शन लेके आप उन्हीं को मारने की कोशिश कर रही है। और 80 करोड़ लोगों को आपको अनाज बांटना पड़ रहा है। तो देश का डेवलपमेंट कहाँ हुआ? आपने तो नाकारा कर दिया देश के लोगों को 80 करोड़ लोगों को अनाज देकर। इसका भी तो जवाब दीजिए। तमाम आरोप, तमाम पॉइंट्स जो कि कांग्रेस हर बार कहती है मूवमेंट डिबेट्स में, कर्ज बढ़ गया है, महंगाई चरम पर है, जीएसटी इतना बढ़ा है कि आम आदमी की कमर टूटी है, तमाम तरह के आरोप हैं। लेकिन क्या सीधे तौर पर इन्हें सरकार की नीतियों से जोड़ना आप सही मानते हैं? क्या उन्हीं नीतियों का परिणाम आप इसे देखते हैं? देखिए, नीतियों का विषय अलग है जी। कर्ज तो इसी स्थिति में जब कोई भी देश या प्रदेश विकास करता है तो स्वाभाविक है वो अपने तय मापदंडों के तहत कर्ज लेता है जी। कर्ज लेना बुरी चीज, अगर ओवरड्राफ्ट हो रहा है तो गलत बात जी। लेकिन मध्य प्रदेश में जब ओवरड्राफ्ट की स्थिति नहीं है जी, कर्ज विकास के लिए लेना पड़ता है। सरकार की जनता की योजनाओं, जनता की आवश्यकताओं को देखते हुए कई योजनाएं संचालित की जाती है, इसके लिए दिया जाता है और सब सरकार देती है। तो सरकार भी लेती है, सरकार भी देती है, बुरा नहीं। जहां तक नीतियों का सवाल है, अगर हम नीतियां बनाएंगे, उन पर कार्य करना है जो जनता की आवश्यकता है, तो इस समय के अनुसार परिस्थितियां परिवर्तित होती है, उन परिस्थितियों के अनुसार नीतियां बनाई जाती है। तब क्या परिस्थिति निर्मित होती है उन आधारों पे होती है। पहले इलेक्ट्रॉनिक की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के नीतियां नहीं, आज आवश्यकता है तो उस टाइप की नीतियां बनाई जा रही है। समय के अनुसार सरकार चाहे कोई हो, अगर कांग्रेस की सरकार भी होती तो वो भी इन करना पड़ता होता, जरूरी नहीं है। लेकिन कोई भी सरकार होती है, अगर वो जनता की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नीति बनाती है, मैं नहीं समझता कि नीति बनाना गलत है। हाँ, उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, उसका प्रयास किया जाना चाहिए, उसकी योजनाबद्ध तरीके से जॉब पे उसको उतारा जाना चाहिए, ताकि जनता के लिए जिन लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख के नीति बनाई गई है उसका लाभ सीधे उन तक पहुंच पाए। ऐसी स्थितियां होना चाहिए।
आज जैसे इन्वेस्टर मीट को लेकर के कर रहे हैं, इन्वेस्टर मीट पे सरकार फोकस किए हुए है, क्या इसको लेकर के जो राजधानी भोपाल में 778 विकास कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका लाभ भोपाल की जनता को मिलता है। आने वाले समय में भोपाल स्वच्छ और एक खूबसूरत शहर बनकर के उभर रहा है। निश्चित तौर पर लगातार सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, चौक चौराहों को संवारा जा रहा है और कहीं ना कहीं एक बदलाव की भी कोशिश है कि जब इन्वेस्टर्स हमारे मध्य प्रदेश में आए तो बहुत अच्छी चीज भी वहां से लेकर जाए, यहाँ का रंगरूप भी वो लेकर के जाए। लेकिन जहां तक नीतियों की बात है, लगातार इस पर डिबेट होती रहेगी। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।